दोस्तों नमस्कार। भारत में जिन्ना का नाम लेने की जरूरत है किसे? भारत में सावरकर का नाम लेने की जरूरत किसे पड़ती है? भारत में अयोध्या कांड के पन्नों को खोलकर लगातार पढ़ने की जरूरत किसे है? भारत के भीतर में हिंदुत्व का राग राजनीतिक हवा में लगातार बहता रहे, गूंजता रहे, इसकी जरूरत है किसे? जिसे जरूरत है, क्या वो पत्रकार है, क्या वो साहित्यकार है, क्या वो लेखक है, या वो सभी राजनीति करते हैं और राजनीति साधने के लिए कभी लेखक हो जाते हैं, कभी अपने तौर पर खुद को बुद्धिजीवी बतलाते हैं। राजनीति की जरूरत जिन्ना के शब्द के साथ जुड़ सकती है, लेकिन क्या वाकई भारत के मुसलमानों की जरूरत जिन्ना शब्द के साथ जुड़ी हुई है? या भारत का मुसलमान तो 1947 में ही जिन्ना को पीछे छोड़ आया था। उसके सामने महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन फिर 70 बरस बाद भी जिन्ना का जिक्र किस लिए किया जाता है? क्या जिन्ना का नाम लेकर मुसलमानों को रिझाया जाता है या जिन्ना का नाम लेकर डराया जाता है? जिन्ना के शब्द के जरिए क्या मुसलमानों को इस बात का एहसास वह नेता कराना चाहते हैं कि देखिए यह बीजेपी पार्टी जो है यह हिंदुत्व की पार्टी है और आप मुसलमान हैं, आपको वो हाशिए पर ढकेल चुकी है, तो हम जिन्ना का नाम लेंगे और आप हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल तो पहले ही बज चुका है। आने वाले वक्त में वोट भी पड़ेंगे, लेकिन आज ऐतिहासिक परिस्थिति और मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के भीतर मुसलमानों की क्या स्थिति है, हमें लगता है आज इसे बाखूबी समझने की जरूरत है। यह समझ इसलिए बहुत जरूरी हो चली है क्योंकि सावरकर हो या जिन्ना हो, इन दोनों की टू नेशन थ्योरी थी। एक हिंदुत्व का नाम लेता था और दूसरा मुसलमानों का नाम लेता था। महात्मा गांधी ने इन दोनों की लकीरों को मिटाया नहीं, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ संघर्ष करते हुए आजादी इस देश को दिला सके। उसके बीच में अपने अपने तौर पर आरएसएस का उदय होना, सावरकर का आगे बढ़ना, जिन्ना की मुस्लिम लीग का अपने तरीके से साधना चीजों को, और इन सारी परिस्थितियों में एक चीज और ध्यान रखिए, आखिर कौन थे वो जो सत्याग्रह को पॉलिटिकल एनार्किज्म से जोड़ रहे थे? जिन्ना थे। वो कौन थे जो इस देश में क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू होता है और क्विट इंडिया जब कांग्रेस के अधिवेशन में पास होता है तो उसको लेकर क्रिटिकल कौन थे? सावरकर थे। इन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या वाकई मौजूदा वक्त में जिन्ना का नाम डराता है या रिझाने के लिए लिया जाता है? और वो तमाम परिस्थितियों में क्या वाकई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भारतीय राजनीति अभी भी उबर नहीं पाई है? जबकि राजनीति साधते हुए बीजेपी ने धीरे धीरे खुद को एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा किया जहां उसे मुस्लिम मतदाताओं की जरूरत नहीं है, वह मुस्लिम उम्मीदवारों को भी नहीं खड़ा करती है। और दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्या इसी 19-20% वोटरों को अपने साथ लाने की मशक्कत करते हुए नजर आते हैं और जिन्ना शब्द उछलकर हमारे सामने आ जाता है? यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू हो चला है क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर, पिछले चुनाव में इनको कुल वोट मिले थे पूरे उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, हालांकि ये खड़े हुए थे, 4 जीत भी गए थे, लेकिन इनके पास कुल वोट आए थे 6 लाख। जी, आप कल्पना कर रहे हैं, करोड़ों के वोट में सिर्फ 6 लाख वोट इनको मिले थे। और इनका कहना है अगर मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पीएम बने होते तो देश का विभाजन नहीं होता। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कह दें सावरकर प्रधानमंत्री हो जाते तो फिर महात्मा गांधी की हत्या गोडसे नहीं करता। कमाल की सोच है। या फिर इस दूसरी परिस्थिति में चले जाइए जहां अखिलेश यादव चंद दिनों पहले यह कहने से कतराते नहीं और याद करते हैं जिन्ना को कि सरदार पटेल, गांधी, नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ के बैरिस्टर बनकर आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई, संघर्ष करना पड़ा हो तो वो पीछे भी नहीं हुए। सवाल यह है, क्या इस दौर में इस बात का जिक्र कोई कर सकता है कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं उसी राज्य से जिन्ना के पूर्वज भी आते रहे हैं? क्या इस बात का कोई जिक्र करने की ताकत दिखाएगा? या इन परिस्थितियों में क्या इस बात का जिक्र मौजूदा वक्त में कौन करेगा कि जिस रास्ते को भारतीय राजनीति ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए पकड़ा है, वही रास्ता इस देश में बीजेपी की उस सांप्रदायिकता की लकीर को कहीं ज्यादा मोटा कर देता है जहां पर इनके पास कुछ नहीं आएगा? तो क्या यह माना जाए कि राजनीति अपने तौर पर एक ऐसे कटघरे में आकर खड़ी हो गई है जहां उसके सरोकार आज भी उसी पारंपरिक राजनीति को खोज रहे हैं
जहां पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और उससे समाज के भीतर एक विचलन पैदा हो जाए जो डराए भी और जो रिझाए भी। क्योंकि जिक्र सिर्फ यही नहीं है। किताब निकल कर आई सलमान खुर्शीद की, जिक्र उन्होंने किया सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। और अगली लाइन, आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम सरीखा है। अब बताइए कि यह लेखक के तौर पर सलमान खुर्शीद के इन शब्दों को पढ़ें या कांग्रेस के नेता के तौर पर देखें, और यह मानकर चलें कि जिस मंच पर प्रियंका गांधी की मौजूदगी होती है वहां पर सलमान खुर्शीद भी नजर आते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाती है और यहां में एक झटके में अयोध्या का जिक्र भी होता है और मौजूदा हिंदुत्व का जिक्र भी होता है, जिससे किसी को लेना देना नहीं है और भारत में किसी की सहमति आईएसआईएस या बोको हरम से नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिक्र किया गया। खुद अपनी सीट पर यह चुनाव जीत जाए, यह भी मुश्किल सवाल है। लेकिन यह कांग्रेस के नेता हैं, यह उस विरासत को लेकर आ रहे हैं जहां से अब्दुल कलाम आजाद आते हैं। और उसके बाद चिदंबरम इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत समय बीत जाने की वजह से ही दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया जो अयोध्या पर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इस वजह से यह फैसला अच्छा है, इस वजह से नहीं कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसे स्वीकार किया गया। सवाल यह है कि खुद चिदंबरम भी एक ही सीट के नेता हैं, सलमान खुर्शीद भी एक ही सीट के नेता हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, राजभर ओम प्रकाश राजभर, इनकी भी चंद सीटों पर ही इनकी उपस्थिति है। अपने तौर पर अखिलेश यादव भी ये मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के समीकरण में अगर यादव के साथ मुस्लिम नहीं जुड़ा तो फिर उनका बंटाधार, और आने वाले वक्त में अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई तो वो अपने संगठन को नहीं संभाल पाएंगे। किसी भी क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10 साल तक सत्ता से बाहर रहना और उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसे वक्त में जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे चीजें ध्रुवीकृत होने लगे? लाभ किसे मिलेगा? जब हम इन सवालों पर गौर करें तो इसके बाद अगला सवाल यह आता है, क्या यह रास्ता मुस्लिमों के उस रग को पकड़ना है जिसमें आजादी के बाद मुसलमान त्याग चुका था? जानबूझ के पकड़ा जाता है क्योंकि जिन्ना का नाम लेकर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर या मुस्लिमों को हिंदुत्व के नाम पर टारगेट करने की परिस्थिति में लाकर एक ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जिसमें भारतीय समाज बार बार उस विभाजन की प्रक्रिया के दर्द को, घाव को में और ज्यादा मिर्च डालकर उभारता रहे। और यही भारतीय राजनीति है। क्योंकि जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कुछ चीजें कांग्रेस को भी समझनी है, कुछ चीजें अखिलेश यादव को भी समझनी है, और कुछ चीजें इस देश के भीतर में जो जान चुके हैं कि वाकई आरएसएस का मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है या बीजेपी का मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, अगर वो मान चुके हैं तो फिर उन्हें कौन सी परिस्थितियों को आगे लेकर जाना है, यह भी एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की पहचान मौजूदा वक्त में 2014 के बाद से चुनाव जीतने की मशीन के तौर पर हुई है। जहां कार्यकर्ता हो या स्वयंसेवक हो, वह चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लगातार लगा रहता है। जैसे ही चुनाव आते हैं वो सक्रिय हो जाता है। राजनीतिक सत्ता उसे मदद करती है, सत्ता खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए इनको सक्रिय करती है। और यहां पे वैचारिक परिस्थिति, विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है। यह कोई नहीं जानता होगा कि हेडगेवार की हिंदुत्व को लेकर जो सोच थी वो सावरकर की सोच से अलग थी। सावरकर उस दौर में जिस तरह टू नेशन थ्योरी का जिक्र कर रहे थे, आरएसएस नहीं कर रही थी। आरएसएस सीधे सीधे महात्मा गांधी को घेर रही थी। और जब हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं और इस बात को लेकर हमें लगता है इस जिक्र की जरूरत इसलिए करनी चाहिए यहां पर हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि सावरकर को अगर याद कीजिएगा तो 1 अगस्त 1938 को पुणे में तकरीबन 20,000 लोगों की मौजूदगी थी, जहां पर उन्होंने जर्मनी के नाजिज्म को, इटली के फासिज्म का इसका समर्थन किया था। 5 अगस्त 39 को इन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया था उसमें कहा था कि जर्मनी में रहने वाले यहूदियों के लिए एक अलग देश होना चाहिए और भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए। ये एक अलग देश की परिकल्पना वहां से इनके जहन में आती है। लेकिन सवाल यह है कि अपने तौर पर जब आप देखना शुरू कीजिएगा कांग्रेस के भीतर
एक वक्त में आरएसएस नहीं थी इस देश में, कांग्रेस ही थी। अगर 1925 से पहले आप देख रहे हैं तो उससे पहले की परिस्थितियों में देखिए कि वह कौन लोग थे जो खिलाफत आंदोलन जब भारत में शुरुआत हुई, जो कि तुर्की के खलीफा की गद्दी छीनने के विरोध में शुरू की गई थी और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर पूरे कांग्रेस को देखने वाले कौन लोग थे? वो कांग्रेस के भीतर ही थे। हेडगेवार भी खुद को कांग्रेस के भीतर उस समय तक बताते हैं। 1917 का आप जिक्र कर रहे हैं और 1926 में याद कीजिए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, यह इसलिए बड़ा मायने रखता है क्योंकि 1925 में आरएसएस बन चुकी थी और 1926 में जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई तो जो मुस्लिम शख्स जिसने हत्या की थी, गांधी उनका केस लड़ने के लिए चले गए। इसको लेकर बहुत साफ तौर पर आरएसएस ने कहा था कि यह मुस्लिमों के तुष्टीकरण का है, क्योंकि उनका हत्यारा जो श्रद्धानंद थे, उनका हत्यारा अब्दुल राशिद हैं, उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे कि गांधी जी उसका केस लड़ रहे हैं। लेकिन जरा सा बैकग्राउंड इसलिए समझने की जरूरत है, उस दौर की परिस्थिति को समझिए। महात्मा गांधी का अब्दुल राशिद को देखने का नजरिया या स्वामी श्रद्धानंद को देखने का नजरिया, और आरएसएस का स्वामी श्रद्धानंद को देखने का नजरिया। स्वामी श्रद्धानंद का नाम महात्मा मुंशी था, वो कांग्रेस में भी रहे और 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ और कांग्रेस का अधिवेशन था तो कोई जाने को तैयार नहीं था जलियांवाला बाग कांग्रेस की तरफ से, तो स्वामी श्रद्धानंद ही कांग्रेस के अधिवेशन की अगुवाई करने पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, जब पन्नों को खोलिएगा और उनके डॉक्यूमेंट्स को देखिएगा तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी स्वामी श्रद्धानंद कूदे थे। और स्वामी श्रद्धानंद अकेले अपने तौर पर ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय एकता के लिए जामा मस्जिद से भाषण जिन्होंने दिया, बकायदा वेद मंत्रों के साथ वैदिक धर्म को लेकर हिंदू मुस्लिम को एक साथ आजादी के संघर्ष में आने के लिए उन्होंने कहा। यानी संघ का नजरिया हिंदू के दायरे में स्वामी श्रद्धानंद को देख रहा था। गांधी जी आजादी के संघर्ष में हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की दृष्टि से देख रहे थे। अगर उस प्रोसेस को उठाकर मौजूदा वक्त में ले आइए और जरा परिकल्पना कीजिए, जब आप सीधे मानते हैं कि बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व के नाम पर इस देश में क्या कुछ कर रहा है, ये खुले तौर पर पॉलिसीगत तरीके से, कानून की दृष्टि से, और जो कुछ इस देश में हो रहा है सब कुछ सामने जब निकल कर आ रहा है, तो क्या ऐसे शब्दों का जो जिक्र अखिलेश यादव ने किया, जो राजभर कर गए, जो सलमान खुर्शीद कर रहे हैं, जो चिदम्बरम कर रहे हैं, ये सारे लोग हमें लगता है कि जो एक पारंपरिक कांग्रेसी परिस्थितियां थी उसको ढो रहे हैं। और यह ढोने की परिस्थिति उनको इस देश के हिंदुत्व से अलग भी करती है, यह भी समझना होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति मौजूदा वक्त में जिन डेमोक्रेसी के पिलर्स पर टिकी हुई है वो पिलर्स राजनीतिक सत्ता की हथेली पर नाचते हैं। जाहिर तौर पर उसमें एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और उसमें फोर्थ स्टेट भी आता है, मीडिया भी आता है। तो ऐसे में आप चीजों को कैसे डेवलप करेंगे और डेवलप करने के वो कौन से तरीके होंगे जिसके जरिए आपका जुड़ाव, आपके सरोकार इस देश के लोगों के साथ होंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों का जिक्र आप जिन्ना के जरिए करके उन्हें रिझा नहीं सकते हैं और ऐसी परिस्थिति भी पैदा कर सकते हैं जहां हिंदुत्व को यह महसूस होने लगे, जो चाहे ढोंग शब्द उसके साथ जोड़ दीजिए, लेकिन उस राजनीति को साधने के लिए जो शब्द जब निकल कर आते हैं उन शब्दों पर बहस करके आप उसी नकारात्मक राजनीति को महत्व दे देते हैं और उनको स्थापित कर देते हैं जिसे मौजूदा वक्त में आपको हराना है। लेकिन यह जानकारी और यह पसंद इसलिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान, जो भारत के किसी भी प्रांत में रहने वाले मुसलमानों की तादाद में सबसे ज़्यादा है। अब आप जरा वहां पर देखिए, रामपुर में 50% से ज़्यादा मुसलमान, मुरादाबाद में 47% से ज़्यादा मुसलमान, बिजनौर में 43% से ज़्यादा मुसलमान, सहारनपुर में 42% से ज़्यादा, मुजफ्फरनगर में 41% से ज़्यादा, अमरोहा में 40% से ज़्यादा, बलरामपुर में लगभग 38%, बरेली में लगभग 35%, मेरठ में लगभग 35%, बहराइच में लगभग 34%, श्रावस्ती में लगभग 30%। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में, जो हमने आपके सामने लगभग 11 जिलों का नाम लिया, इन 11 जिलों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी या बीएसपी को मिली या कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 27 एमएलएज हैं जो मुस्लिम हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से जीत कर आए, उसके बाद
बीएसपी से जीत कर आए और 2 एमएलए कांग्रेस से जीत कर आए, 18 बीएसपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जरा सीटों पर ध्यान दीजिए, अमरोहा, भदोही, भिंगा, विलारी, कैरना, कानपुर कैंट, tisौली, धौलाना, गोपालपुर, मऊ, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर। ये नाम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप मिसमैच करेंगे। जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान है वहां पर जीत मुश्किल होती है। लकीर बड़ी सीधी है, जाति प्लस हिंदू, जाति प्लस मुस्लिम, यही उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का मिजाज। यादव प्लस मुस्लिम जोड़िए, सियासत साधनी शुरू हो जाएगी। अपर कास्ट या ओबीसी उसको जोड़िए अपने तौर पर और प्लस हिंदुत्व को जोड़ लीजिए, वह राजनीति सदनी शुरू हो जाएगी। कौन जीतेगा कोई बताने की जरूरत है नहीं, बड़ा सीधा सा गणित है। इस देश भारत के भीतर और यूपी के भीतर भी 19% मुसलमान, भारत में तो ये और कम हो जाते हैं, 16% पर आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर जब आप परिस्थितियों को टटोलिएगा तब आप समझिएगा कि जहां पर लगभग 15-20% मुसलमान है और दूसरी जाति का वर्चस्व भी उसी लिहाज से जैसे कन्नौज में है। कन्नौज में लगभग 16% मुसलमान है, आजमगढ़ में है 15% मुसलमान है, वहां यादवों की मौजूदगी है। तो ये दोनों समीकरण में बीजेपी फिट नहीं बैठेगी। लेकिन ये राजनीति साधने के लिए 1-2 एमएलए की लड़ाई लड़ी जा रही है क्या? हम कहेंगे हां। इसी दौर में भारतीय राजनीति फंस गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फंस गई और वह लोग समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल ये सारे मुद्दे अंततः उस पार्टी के पक्ष में चले जाएंगे जो खुद को डंके की चोट पर सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी कहती है। हिंदुत्व की पार्टी हम भी हैं, ये खुलकर कौन कहेगा? क्योंकि हिंदुत्व शब्द आते ही ये मानकर चला जाता है कि नहीं नहीं, मुसलमान को आपने हाशिए पर ढकेल दिया। ये नई फिलॉसफी है शायद, इसीलिए ध्यान दीजिए लोकसभा चुनाव के वक्त में गुलाम नबी आजाद का दर्द क्या था। मुसलमानों को प्रचार के दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है, उनसे चुनाव प्रचार भी नहीं कराया जा रहा है। सवाल है कि जैसे ही अगर उस पारंपरिक नेताओं की दृष्टि जो कांग्रेस के भीतर है, जिनका नाम हम ले रहे थे, चाहे उसमें सलमान खुर्शीद का नाम लिया जाए, चाहे चिदम्बरम का नाम लिया जाए, चाहे दिग्विजय सिंह का नाम लिया जाए, जो बहुत बारीकी से समझते हैं आरएसएस को, लेकिन कब कहां किस रूप में किन परिस्थितियों में बाकी परिस्थिति को उठाना, इन चीजों को भूल जाते हैं। सिब्बल जी का नाम लिया जाए, एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस की एक पारंपरिक, ये समझना होगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी है। ये आरएसएस वाली बीजेपी नहीं है, ये मोदी की बीजेपी है और मोदी का आरएसएस है। यह भी समझना होगा। और इन परिस्थितियों में जब आप जिन्ना का नाम, सावरकर का नाम, अयोध्या का नाम, हिंदुत्व का नाम, ये सारी नामों को जब लेते हैं तो असल मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं और असल मुद्दों से ध्यान क्यों भटक जाता है? ये सवाल इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे बागपत देखिए, बागपत में 27% मुसलमान हैं। और याद कीजिए जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो एक झटके में वहाँ पर सांप्रदायिक आधार पे वोटर बट गए। यानी भोजन का जो ताना बाना था, जो खेती करते थे, जो गुड़ निकालने वाले लोग थे, जो आपस में हुनरमंद थे, एक साथ मिलकर अपने रोजी रोटी को चलाते थे, वह गायब हो गए। और एक झटके में बीजेपी वहां वर्चस्व के साथ इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नजर आने लगी, जो संभव इससे पहले नहीं लगता था। राजनीति साधने के लिए किसे याद किया जाए? हमें लगता है कि अतीत को ही याद कर लीजिए, महात्मा गांधी को याद कर लीजिए, सरदार पटेल को याद कर लीजिए, अबुल कलाम आजाद को याद कर लीजिए, नेहरू को याद कर लीजिए, किसी को भी याद कर लीजिए। लेकिन जिन्ना को याद क्यों करते हैं? आप सावरकर को याद क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए नाजुक है। हमने उसका एक डाटा निकाला, ये बड़ा चौंकाने वाला डाटा हमारी जानकारी में आया कि उत्तर प्रदेश में 2012 में एमएलएस जो थे, मुस्लिम एमएलएस जो थे, कुल 68 थे। 68 एमएलएस में से मुस्लिमों में भी ओबीसी होता है, एससी होता है, अपर कास्ट भी होता है। अपर कास्ट से जुड़े हुए जो मुस्लिम थे उनकी संख्या 68 में 51 थी। ओबीसी 17 थे, दलित एक भी नहीं था। 2007 में एक दलित था और 13 ओबीसी थे और 42 अपर कास्ट से 56 थे, और ये आधे से भी कम हो गए 2017 में। तो 2022 में क्या होगा जब आप जिन्ना का नाम ले रहे हैं? यह जरा एक लाइन से सोचिए। इसलिए क्योंकि एजुकेशन की दृष्टि से जब हमने देखना शुरू किया, क्या वाकई ऐसी स्थिति है जो मुस्लिम ओबीसी है और जो मुस्लिम का अपर कास्ट है, इनकी ही स्थिति को अगर देखिए तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2011-12 में और आज की तारीख में जो अंतर आया है, और 2004-5 का भी डाटा सरकार का निकल कर आया, जो सेकेंडरी तक पहुंचे थे मुस्लिम ओबीसी वो 3% थे, 11-12 में ये 8% हुए और आज की तारीख में ये 10% है।
जो अपर कास्ट थी मुस्लिमों के भीतर में, ये सेकेंडरी तक पहुंचने वाले थे 6.5% और 8.5% पहुंचे 11-12 में, और अभी ये लगभग 9.5% है। ग्रेजुएट कितने लोग हैं, ये चौंकाने वाला है। ग्रेजुएट की परिस्थिति में पहली बार ओबीसी लगभग 10% को छू गया है, और अपर कास्ट के मुस्लिम्स जो हैं वो अभी भी नहीं छू पाए हैं। जब इन बातों का जिक्र करते हैं तो दूसरी स्थिति निकल कर आती है। इस दौर में खास तौर से 2014 के बाद से मुस्लिमों को लेकर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एग्रीकल्चर की परिस्थिति थी, उसके साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कैजुअल लेबर की जो ज़रूरत है, रेगुलर भी नहीं कैजुअल तौर पे जो ज़रूरत है, इनकी संख्या में इजाफा हो गया। ये लगभग 50% तक पहुंच गए। हुनरमंद परिस्थिति इस देश में गांव से खत्म हो गई। मुस्लिम हाशिए पर सब शहर की तरफ भागे, और जो मुसलमानों के भीतर 37% मुस्लिम उत्तर प्रदेश के अर्बन इलाके में रहते हैं। जो पहले जब तक हुनर की जरूरत थी इस देश में, समाज में राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को हाशिए पर नहीं ढकेला गया था, उस समय लगभग 80% मुस्लिम जो थे वह गांव में रहते थे। आज की तारीख में वह घटकर लगभग 63% हो गए, बाकी अर्बन क्षेत्र में आ गए। यानी जब आप नाम जिन्ना का लेंगे, जब आप नाम इन परिस्थितियों का लेंगे, तो एक बार आखिर में इस परिस्थिति को समझ लीजिए हम किसे साध रहे हैं। और ये राजनीतिक मिजाज को अगर साधने की स्थिति है तो फिर सामाजिक ताना बाना और आर्थिक परिस्थितियों में जो भारत के भीतर में समाज में जिसकी सत्ता रहेगी उसी के अनुकूल रहेगा। ये मैसेज जाति के तौर पर मंडल से निकल कर आया। मंडल इसलिए निकल कर आया क्योंकि पता था कि हमारी जाति का व्यक्ति अगर नुमाइंदगी करेगा तो अपनी जाति के लोगों को तो जगह जरूर दे देगा और उसको कुछ सहूलियत दे देगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, चाहे हेल्थ का यानी कहीं इलाज हो जाएगा, चाहे कहीं रोजगार की जरूरत पड़े तो हो सकता है मदद कर देगा। इसलिए जातियों के आधार पर चीजें निकल कर आई। लेकिन मुस्लिमों में जातियों के आधार पर अभी भी निकल कर नहीं आई है जिसको हम कह सकें ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, ये अपर कास्ट में आता है, नहीं कह सकते हैं। मुसलमानों के भीतर भी अभी भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जातियों पर टिकी राजनीति ने जो इस देश में छत्रपों को पैदा किया, तो ऐसे में राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो इससे पहले धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता की मोटी लकीर खींच रहे थे, उनके सामने जब ये संकट आया कि अब ये नहीं चलेगा, तो वह भी जाति पर ही आकर टिक गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने के लिए जो जाति समीकरण अखिलेश यादव बैठाते हैं, वही जाति समीकरण योगी भी बैठाते हैं। जिस राजनीति को राजभर साधना चाहते हैं उसे निषाद भी साधता है, अपना दल भी साधता है, योगी भी साधते हैं। जिन परिस्थितियों में जातियों के समीकरण में अब छोटे छोटे जातियों के साथ जो उनके नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, उनसे अच्छा उन्हें बड़े राजनीतिक पार्टी लगने लगी, क्योंकि राजनीतिक सत्ता बड़ी पार्टी के पास रहेगी। और इस दौर में केंद्र यानी दिल्ली ने यह साफ संदेश राज्यों को भी दे दिया कि देखिए आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर यह परिस्थिति है तो ऐसे में सवाल सिर्फ छोटा सा यही है, क्या वाकई इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का ताना बुना राजनीतिक सत्ता की जरूरतों पर टिका हुआ है? यकीनन टिका हुआ है। क्या इस देश में वोट प्राप्त करने के लिए आपको वाकई उस जगह पर पत्थर मारना है जिस पत्थर और जिस लकीर को बनाने वाले को ही लाभ हो जाए? यकीनन यही हो रहा है। क्या इस दौर की राजनीतिक जरूरत सिर्फ तत्काल में अपने आप को लोकप्रिय बनाना या लाइमलाइट में आने की परिस्थिति है, यानी लॉन्ग टर्म परिस्थितियों से हर कोई आंख मूंद चुका है क्या? हमें लगता है बिल्कुल यही बात है और यही लोग मानकर चल रहे हैं। तो 2022 का चुनाव शायद इस देश के मुसलमानों के लिए, शायद इस देश के ब्राह्मणों के लिए और शायद ओबीसी की उन जातियों के लिए भी जो लगातार हाशिए पर हैं और उन ओबीसी के नाम पर जो आगे सियासत साधते हैं, जब वह उनकी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें समझना होगा लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में कैसे उनका योगदान किस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए होगा। जिन्ना के शब्द से, सावरकर के शब्द से शायद परिस्थितियां अनुकूल होंगी नहीं, ये और बिगड़ेगी। मौजूदा सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।